प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है आपके सामने दे रखा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर हम बात करें तो ये आपके सामने ब्यूटेन है और ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अगर हम करते हैं, हमने यहाँ ले लिया एल्कोहलिक KOH हीट, यह एक E2 एलिमिनेशन होगा और यहाँ से आपसे अल्फा से Cl और आपके सामने बीटा से H निकलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एंड आपने यहाँ से HCl बाहर निकाला एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने बना है, दैट इज 1 ब्यूटीन। तो A का आपके सामने S से मैच हो गया है। डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल, अब आपके सामने ये है आपके सामने 1 ब्यूटेनॉल। प्यारे बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, या फिर लिख सकता है वो H प्लस हीट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यह रिएक्शन प्रोसीड होता है E2 के थ्रू, लेकिन जो हमारा आंसर होता है प्यारे बच्चों वो E1 की तरह आता है। तो क्लास में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले इसका क्या कर दो, प्रोटोनेशन, एंड प्रोटोनेशन करके यहाँ से क्या निकाल दो, H2O, क्योंकि क्या है वो बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, आपका ये कार्बोकटायन बनेगा। इस कार्बोकटायन में आपको करना है 1,2H माइनस शिफ्ट, 1,2H माइनस शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो आपके सामने जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन ये बनेगा। एंड आफ्टर दैट प्यारे बच्चों, आपने हीट किया है, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे H लगा हुआ है, आपका जिस कार्बन पे केटायन बना है वो अल्फा है, बगल वाला बीटा है, बीटा से H निकलेगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, दैट इज आपके सामने बना ट्रांस टू ब्यूटीन। आंसर हो जाएगा P। प्यारे बच्चों, जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के क्वेश्चंस आएँ तो आपको प्रोडक्ट जो बनाना है मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाकर ही देना है। मैकेनिज्म कैसी भी हो, मैकेनिज्म किसी भी तरीके से हो सकती है, पहले E2 से चलेगा लेकिन प्रोडक्ट E1 जैसा ही आएगा, उसके कई सारे स्टेप्स हैं। हमने ये कार्बोकटायन आपके सामने बना तो दिया है, लेकिन प्यारे बच्चों ये कार्बोकटायन बनता नहीं है, डायरेक्ट ही इसका निकलना और शिफ्टिंग होना साइमल्टेनियसली होता है, ये कार्बोकटायन बन जाता है। लेकिन आपके 12th के लेवल पर हम ऐसा कर सकते हैं। या एक दूसरा मेथड भी है कि हम इससे पहले एल्कीन बना लेंगे, एल्कीन जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनाने के बाद उसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा एंड देन एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका वैसा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए साहब, तो ये हमने ए को एक्सप्लेन कर दिया, ये बी को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वुड्स रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अगर हम आपसे बात करें तो ये हमारे सामने है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हमने कराया सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ। आपको पता है हेलोजन हटा ले एंड रेडिकल बना ले, ये रेडिकल बनाया और रेडिकल को फिर आप डबल कर दे, बिकॉज जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें या तो वो डाइमराइजेशन या कम्बिनेशन के थ्रू जाएंगे या तो डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू जाएंगे, उनकी चॉइस ऑफ रिएक्शन है। लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी होती है वो कम्बिनेशंस की होती है, रेडिकल को कंबाइन होने की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वो आइडेंटिकल रेडिकल हैं तो उसी कॉम्बिनेशन को हम डाइमराइजेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगता है तो डाइमराइजेशन का रेट कम होता है एंड डिसप्रपोर्शनेशन का रेट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डाइमराइज प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एंड प्यारे बच्चों आपके सामने ये कंपाउंड बना। अब आप देखेंगे तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये है आपके सामने Q। नाउ अब हमारे सामने है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। तो अगर हम डी की बात करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस, ये है डी कार्बो सोडियम इथेनोएट है जिसका हमें करना है डी कार्बोक्सिलेशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं सोडा लाइम NaOH प्लस CaO और हीट करते हैं। आपको ये भी याद रखना है, आपको याद ही होगा
कि NaOH हम 3 लेते हैं और CaO 1 लेते हैं, इसके रेशियो में लेते हैं। याद करने का तरीका है, हम भले ही मजाक हो लेकिन चीज़ें याद हो जाती हैं। हम 3 को प्यारे बच्चों क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 और आगे लगा देना OH। तो आपके सामने ये बता रहा है कि NaOH ही क्या है, वो 3 होगा, CaO क्या है, वो 1 के रेशियो में होगा। ये आपके क्लास 12 के NCERT में दे रखा है, लेकिन रिएक्शन क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों ही NCERT में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, इसकी मैकेनिज्म है क्लास में आपको बताई गई है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है CH4 मीथेन बनता है और साथ में बनता है Na2CO3। तो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है मीथेन। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में आपके सामने मीथेन यहाँ पर R दिया है, तो जो आपका बन रहा है मैच SPQR हमारा आंसर होगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब ये रहा है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हों। और NCERT देख लीजिए कहाँ कहाँ से चीज़ें दे रखी हैं आपके सामने। ओल्ड NCERT, न्यू NCERT, 11th के NCERT, 12th के NCERT का रेफरेंस भी दिया गया है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए साहब, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आइसोमर की अगर हम बात करते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कायरल पूछ रहा है। कायरल पूछ रहा है, कायरल का मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर मॉलिक्यूल के पास कायरलिटी सेंटर 1 होता है तो जनरली वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अगर कायरलिटी सेंटर 0 है, कायरलिटी सेंटर 0 है, तो वो ऑप्टिकली जनरली क्या होगा, जनरली की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन स्पेशल केस को छोड़कर, जैसे सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल हो गए, क्यूमिलीन, सब्स्टिट्यूटेड क्यूमिलीन की बात हो गई, या सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड की बात हो गई। लेकिन अगर कायरलिटी सेंटर मोर देन 1 होता है तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है। हमारे सिलेबस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री से काम चल जाता है। इसके अलावा भी होती हैं जैसे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, लेकिन वो हमें देखना नहीं होता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में AAOS एब्सेंट है तो 100% वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। लेकिन हमारा काम POS और COS से देखने से चल जाता है। आइए इन सभी डेटा को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें कायरलिटी सेंटर आपको कितने नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 2 कायरलिटी सेंटर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको POS नजर आ रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। देखिए बेज के सामने बेज मिथाइल है, ये हमने बीच में मिरर रखा है और एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑड मेंबर रिंग में नहीं पाया जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्यारे बच्चों, अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी दिख गया तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसने कायरल पूछा है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल नहीं है, ये मॉलिक्यूल आपके सामने कायरल है। बी ऑप्शन, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, आर्थो डैश सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। अगर जो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं उसकी आर्थो पोजीशन पे तो प्यारे बच्चों इन ग्रुप में आपस में रिपल्सन होने लगता है। और रिपल्सन होने के कारण अब ये प्लेन में नहीं रहते बल्कि परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एंड इस परपेंडिकुलर होने के कारण एक रिंग जो है, अगर मान लीजिए ये रिंग आपके सामने वर्टिकल है तो दूसरी रिंग कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर एक रिंग मान लीजिए ए रिंग कैसी है, वर्टिकल है, तो ये कैसी हो गई आपके सामने, हॉरिजॉन्टल हो गई। अब हम अगर इस रिंग से, अब मैं अगर इसमें कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसमें POS COS नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल होगा। कायरलिटी सेंटर का होना या ना होना ऑप्टिकली एक्टिविटी की इसेंशियल कंडीशन नहीं है। इसेंशियल कंडीशन है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना। प्यारे बच्चों, अगर हम मान लीजिए इस रिंग से हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, मिरर रखने की कोशिश करते हैं या प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपके सामने ऊपर BR है, ध्यान सुना, ये अगर ऐसे काटते हो ऊपर BR और नीचे I नहीं कटेगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है
तो बी आर तुम्हारी सॉरी आई आपकी तरफ है, बी आर आपसे पीछे है। आई बेज में है, आपकी तरफ है, बी आर आपसे पीछे है, हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये कटेगा, ऐसे कट जाएगा, और जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। तो सर अब हम ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमने मान लो इस मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करी, किस तरीके से, मान लीजिए इसको ऐसे काटने की कोशिश करी, इसको प्लेन में, ऐसे प्लेन में, अगर हमने इसको प्लेन में काटा तो ये तो कट जाएगा प्लेनर होने का, क्योंकि बोर्ड के प्लेन पर है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है प्यारे बच्चों, ये इस तरह से नहीं कटेगा, तुम्हारी तरफ आई जाएगा, तुमसे दूर बी आर जाएगा, यानी इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और परपेंडिकुलर सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता प्यारे बच्चों, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना ही पीयूएस है, ना ही सीयूएस है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये कायरल होगा, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। कब, व्हेन बोथ रिंग आर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर किसी एक रिंग में भी पॉस आ गया तो मॉलिक्यूल में पॉस आ जाएगा, किसी एक रिंग में भी पॉस आ गया तो मॉलिक्यूल में पॉस आ जाएगा। तो दोनों रिंग कैसी होनी चाहिए, ये वाली रिंग जब इसको देखो ये अलग अलग, और जब इसको देखो तो अलग अलग, लेकिन ग्रुप कैसे होने चाहिए, ये आपके बल्कि ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। और इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, बाइफिनाइल कंपाउंड में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड किए हैं, सिंगल बॉन्ड है। जब कोई ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड हिंडल रोटेशन से बनता है, ऐसे स्टीक को बोलते हैं एट्रॉप आइसोमेरिज्म। एंड प्यारे बच्चों यह वाला नाम दो बार, एक बार नाम से और एक बार एग्जाम्पल से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये वाला कंपाउंड है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कायरल है। अब हमें इतना थोड़ी ना एग्जाम में सोचना है ये कैसे बनना है, एग्जाम के लिए हमें ये करना है अलग 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 अलग, दोनों रिंग पे ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। किसी एक मॉलिक्यूल में भी अगर क्या आ गया, अगर मान लो यहां पे मैंने बी आर कर दिया होता, किसी एक मॉलिक्यूल में भी अगर पॉस आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए कायरल हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है, कायरल। डन। चलो प्यारे बच्चों, हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में कुछ इल्यूजन हो गया हो, आपको जल्दीबाजी में गलती हो गई हो, ओहो क्या बात है इसमें पॉस नजर आ रहा है। अरे प्यारे बच्चे एंड मन के सच्चे, ध्यान से सुनना, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, समझे प्यारे बच्चों। तो इस मॉलिक्यूल में देखा जाए ये कायरलिटी सेंटर आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसमें पॉस नहीं है, और फिशर प्रोजेक्शन में कॉस नहीं पाया जाता, इसमें कॉस भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। और क्वेश्चन पूछा क्या है उसने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, तो बी और सी ओनली, सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी गई थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लास्ट ईयर नीट 25 में आइसोमर चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, ये तो एग्जामिनर्स के माइंड में होता है, कभी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं भी आते हैं। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। प्यारे बच्चों इसमें क्या किया गया है, रिएजेंट R1 R2 R3 R4 लिया गया है, और एक ही क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे रिएजेंट को रिवाइज कराने की कोशिश करी गई है। हमने आपके सामने जो लिया है दैट इज, ये आपके सामने है इंटरनल एल्काइन, दैट इज द नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझना, R1 R2 R3 R4 क्या रिएजेंट लिए जाएं जिससे गिवन प्रोडक्ट बने, हमें इसको देखना है। तो आइए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। हमने R1 लिया तो हमारे सामने जो बना वो क्या बना, देयर इज अ सिस टाइप ऑफ एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब रिएजेंट को देखिए, अगर हम देखें तो लिंडलार कैटलिस्ट, यस लिंडलार कैटलिस्ट जो है H2PdCaCO3 इन लेड एसीटेट और लेड ऑक्साइड इन क्विनोलिन पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। यस एकदम सही है। तो R1 को तो हमने दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है बेटा। चलिए साहब, R2 ये आपके सामने ट्रांस एल्कीन बना है,
और ट्रांस एल्कीन बना है, तो इंटरनल एल्काइन से, मैं जानबूझकर फोकस कर रहा हूं इंटरनल एल्काइन, बिकॉज अगर आपके सामने टर्मिनल एल्काइन होगा तो उससे sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है प्यारे बच्चों एसिडिक होता है, एंड वो Na लिक्विड अमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके H2 गैस देगा। इसलिए इंटरनल एल्काइन जो होता है बर्च रिडक्शन के थ्रू Na लिक्विड अमोनिया के थ्रू प्यारे बच्चों ट्रांस में जाएगा, तो R2 जो है Na लिक्विड अमोनिया, यानी कुल मिलाकर इतना तो पता चल गया, थर्ड ऑप्शन नहीं होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होने वाला है। R1H2 लिंडलार कैटलिस्ट एंड R2 Na लिक्विड अमोनिया, दिस इज द बर्च रिडक्शन। ये आपके सामने क्या है, दिस इज द बर्च रिडक्शन। ये आपके सामने क्या है, R2, दिस इज द बर्च रिडक्शन। चलिए साहब, इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है ना। चलो अपन ऐसे याद भी कर सकते हैं, बीटी बर्च है तो ट्रांस है, नहीं तो सिस है। आप लोग पढ़ते हो बीटी कॉटन बैसिलस थुरिजेनेसिस, बर्च है तो ट्रांस है, नहीं तो सिस है, यानी लिंडलार या निकल बोराइड जिसे P2 कैटलिस्ट बोलते हैं, उससे भी सिस एल्कीन बनता है। चलिए साहब, तो H2PD CaCO3 H2PD BaSO4, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ये आपके सामने लिखा है इनक्विनोलिन लेड एसीटेट, तो ये क्या है, ये आपके सामने सिस एल्कीन बनाते हैं इंटरनल एल्काइन से। नाउ अगला जो आपके सामने है वो एल्काइन से कीटोन बनाया है। एल्काइन से कीटोन बनाया है मतलब क्या है, दिस इज द एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एंड रिएजेंट को देख के पता चल रहा है कि प्यारे बच्चों HgSO4 H2O H2SO4, यानी कहने का मतलब अगर मैंने आपके सामने लिखा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C2H5, इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों कराने जा रहा हूं HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या लिख सकता है आपके सामने Hg+2 H+333 केल्विन। प्यारे बच्चों, हम इसमें कैसे करते हैं, मार्कोनी काफ की तरह। वैसे इसकी मैकेनिज्म है, आपको उस मैकेनिज्म पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट बात करनी है कि जहां पर कैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है वहां OH लगाओ। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी लगा सकते हो। इधर लगा दिया हमने OH और इधर लगा दिया आपके सामने H। वाटर का एडिशन मार्कोनी काफ की तरह ही आपको कर देना है, सोच के कर देना है कि जहां पे कैटायन ज्यादा स्टेबल बने वहां OH लगाओ और दूसरे जगह पे एल्काइन के दूसरे कार्बन पर जो उससे जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से वहां H लगाओ। जब आपने ये बनाया तो आपके सामने बना प्यारे बच्चों दैट इज C2H5COH डबल बॉन्ड CH C2H5 इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर दैट ये टॉटोमराइज हो जाएगा, एंड आफ्टर टॉटोमराइजेशन पाई बॉन्ड इधर ले जाइए, H इधर लेके आइए और बन गया C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C2H5, और आपके सामने ये प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो R3 है वो आपके सामने HgSO4 H2O एंड H2SO4 मतलब डाइल्यूट H2SO4 होगा। तो इसके कारण ये हो गया अपना गलत। एंड दिस रिएक्शन का नाम बताइए जरा। हाँ, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज कुचरोव्स रिएक्शन। कुचरोव्स रिएक्शन, एसिटाइलिन पर कुचरोव्स रिएक्शन दिया गया था, लेकिन अब हम एल्काइन को भी बोल सकते हैं, इनके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या है, दिस इज कॉल्ड कुचरोव्स रिएक्शन। अब अगला आपके सामने आ गया है, बच गया है कि भाई इसे क्या करना, CH3CH2COOH, यानी कहने का मतलब आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया गया होगा और इस बॉन्ड को तोड़ा गया है। ये आपके सामने जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटा है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके सामने प्यारे बच्चों मैंने लिखा है C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C2H5, इसमें हमने ले लिया H+KMnO4 ले लिया, या फिर ले लिया H+K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 ले लिया, या H2CrO4 ले लिया। प्यारे बच्चों, तरीका क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ो, दोनों पार्ट से एसिड बना लो। तो अगर देखेंगे तो दोनों सिमेट्रिकल हैं, टू मॉलिक्यूल आप, ये है C2H5 को लिख सकते हो CH3CH2, ये बन गया आपके सामने CH3CH2 और यहां से बन जाएगा COOH। आपके सामने यहां हीट लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, मेरी बात ध्यान समझना। तो चलिए साहब, अब आपके सामने देखा जाए तो ये बन गया प्रोडक्ट आपके सामने, टू मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिकल है, आधे में बीच में से तोड़ दिया है, ठीक है ना बेटा। ये अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है
तो तीनों बॉन्ड को तोड़कर इधर भी एसिड बनाओ, उधर भी एसिड बनाओ, ठीक है। तो आंसर आपका गया, दिस इज द सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जानबूझ कर एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में इसलिए डाला बिकॉज ये अपने हाइड्रोकार्बन टॉपिक में कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी के नाम से प्यारे बच्चे ये टॉपिक दे रखा है, और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसने लिखी है और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इसी को क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। कैसे, ध्यान सुनना। ये जो हमने उठाया है उसको यहां रख दिया है, बेंजीन एंड पॉली। ये केवल इंफॉर्मेटिव है, केवल इंफॉर्मेटिव है। देखा जाए तो क्वेश्चन तो केवल यही तक था, ताकि आप एक बार पढ़ो इसको। तो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेड टू possesses कैंसर प्रोड्यूसिंग दैट इज कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिन्हें हम PAH भी लिख सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो कैसे होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हम इसे PNH भी लिख सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, लाइक दिस, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum. They enter into human body and undergo various biochemical reactions and finally damage DNA and causes cancer. ये अपने NCERT की लाइन थी जो हमने आपके सामने लिखा, some of the carcinogenic hydrocarbon are given. तो इसी बहाने आप रिवीजन करेंगे, चीजें आपके सामने जाएंगी। तो ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में हमने इसके बारे में नेमिंग भी आपको सिखाया है, आप ध्यान से समझना। अगर हम आपके सामने बताएं तो इसको ये है 1, ये है 2, एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन के इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो नाम है 1,2 बेंज एंथ्रासिन। यहाँ अगर बात करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, यहाँ पे आता है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। तो प्यारे बच्चों 1, 2, 5, 6 पे 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, तो नाम है 1, 2, 5, 6 डाइबेंज एंथ्रासिन। सिमिलरली यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। अगर आप देखेंगे तो 1, 2 पर क्या है आपके सामने, बेंज है, और 9, 10 पर डाइमिथाइल है, तो लिखा है 9, 10 डाइमिथाइल 1, 2 बेंज एंथ्रासिन। इस तरह से चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो ये आपके सामने 1, 2 बेंज एंथ्रासिन है, 1, 2, 5, 6 डाइबेंज एंथ्रासिन है, 9, 10 डाइमिथाइल 1, 2 बेंज एंथ्रासिन है। इनकी भी नंबरिंग करते हैं, मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ। ये आपके सामने कहलाता है 1, 2 बेंज पायरिन। पायरिन आपने सुना होगा, पायरिन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको एरोमेटिसिटी में बताया गया है, जो 4 मेंबर रिंग होता है पायरिन, ये है 1, 2 बेंज पायरिन एंड 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन। ये सारे के सारे आपके कार्सिनोजेनिक हैं। तो द नंबर ऑफ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए साहब, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट ही मैंने उठा के आपके सामने रख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, in the Huffman brome amide degradation reaction the number of moles of NaOH and Br2 used per mole of amine produced। तो जब रिएक्शन हम आपके सामने पढ़ते हैं 1 डिग्री एमाइड से हम लोग बनाते हैं प्राइमरी एमाइन, और ये जो यहाँ पे प्राइमरी एमाइन बनता है ये आपका एलिफेटिक वाला भी हो सकता है, ये आपका एरोमेटिक वाला भी हो सकता है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह के प्राइमरी एमाइन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसने पूछा है कितने मोल ऑफ Br2 और कितने मोल ऑफ NaOH। तो जब हम रिएक्शन को प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। प्यारे बच्चों सुनना, तो यहां पर 2 मोल NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2 यूज होता है। सबसे पहले मैंने टोटल नहीं बताया, सबसे पहले 1 मोल ऑफ NaOH आएगा और यहाँ से एसिडिक H को हटाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, वह निगेटिव चार्ज Br2 पर अटैक करेगा और बना देगा आपके सामने RCONHBr। फिर NaOH आएगा और फिर वहाँ से
उस H को भी, जो एक H बचा है उसको भी निकाल देगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर NaOH यूज किया, फिर आपने यहाँ पर Br2 यूज किया, फिर आपने यहाँ पर NaOH यूज किया और बन गया RCONBr। Br एक गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा और उसी में स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट होता है। एंड आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसे बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद भी मैकेनिज्म है, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने कहीं मैकेनिज्म नहीं लिखा, बस केवल यही शो कर रहा हूं कहां कितने मोल आप Br2 और NaOH लग रहे हैं। आफ्टर दैट यहां पर आपके सामने 2 मोल ऑफ एक्वस NaOH यूज होता है। एंड प्यारे बच्चों, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RNH2। ये आपके सामने प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। तो देखा जाए तो 2 1 और 1 2 और 2 4, तो 4 मोल ऑफ NaOH हो गया एंड 1 मोल ऑफ Br2 हो गया। ये आपको चीजें पता है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2, ये हमारा आंसर हो। लेकिन इसी चीज में जेईई मेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं फिर ऐड करना चाहूंगा। मैकेनिज्म तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि ये जो CO ग्रुप है इसको हटा दिया गया है और RNH2 को चिपका दिया गया है। ये ट्रिक में हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बिकॉज यू नो वेल कि जब हमने ये NaOH पहले एक H को ले जाएगा, फिर एक NaOH एक और H को ले जाएगा, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो उसके सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए जो नाइट्रोजन से अटैच थे। तो जो नए आपके सामने यहां पर H2 आया है वो एक्वस NaOH से आया है। पहली बात, अगर आइसोटोपिक क्वेश्चन बना देगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नंबर 2, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये जो आपके सामने CO C डबल बॉन्ड O ग्रुप नजर आ रहा है, ये जब यहां से गया तो किस रूप में बना, ये लॉस किस रूप में हुआ? तो प्यारे बच्चों, ये लॉस होता है किस रूप में? ये आपके सामने कार्बोनेट के रूप में। किसके फॉर्म में प्यारे बच्चों? कार्बोनेट के फॉर्म। यानी ये जो CO है ये आपके सामने ये कार्बोनेट के रूप में। और ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ चुका है जेईई मेन में, और ये भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा चुका है जेईई मेन में। भाई मेरा पर्पज केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, थोड़ा बहुत आपको इधर से उधर भी बताना कि इससे रिलेटेड और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो RCONH2 प्लस 1 मोल ऑफ Br2 प्लस 4 मोल ऑफ NaOH गिव्स प्राइमरी अमाइन 1 मोल Na2CO3 2 NaBr प्लस 2H2O। तो अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, उसमें भी चेक करिए कितने मोल्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट में और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए साहब, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन को मैंने NCERT में जाकर जहां पे उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे उनको फ्रेम करके एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया है। सुना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है NCERT पेज नंबर गिवन है, हर एक चीज में कोशिश करी गई है आपके सामने रिफ्लेक्ट करने की। ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड या इसे बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों यहाँ से Cl माइनस ले जाएगा और यहाँ पर बना देगा आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एसिटाइलियम आयन। चूंकि Cl जो है प्लस M वाला ग्रुप है, प्लस M वाला ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक रीजन मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा पर बनेगा। हम केवल मेजर प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं। तो जो आपके सामने प्यारे बच्चों मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे आ गया आपके सामने Cl और यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा COCH3। जानबूझकर नाम इसलिए लिखा गया है ताकि स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर दोनों पर काम आपको आना चाहिए। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बच्चे तुरंत प्रोडक्ट बना देते हैं एंड नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो नेमिंग भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला पोर्शन आपके सामने बना रहा है PHCOCH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन अगर हम नंबरिंग करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट। यस, इसने पूछा है इनकरेक्ट
भाई ये तो है आपके सामने करेक्ट। फिर आपने एनिसॉल लिया और इस एनिसॉल पे हमने रिएक्शंस को कराया। आइए देखते हैं ध्यान से। दिस इज द एनिसॉल। प्यारे बच्चों, H2SO4 HNO3, दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर एंड देयर इज ए formation of nitronium ion as an electrophile and O double bond and double bond O, ये आपके सामने क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। एंड हम जानते हैं ये कैसा है, प्लस एम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू स्टेरिक रीजन, पैरा इज ए मेजर प्रोडक्ट, तो पैरा पर हमने लगा दिया NO2। तो प्रोडक्ट आपके सामने है, दिस इज एनिसॉल। अगर नंबरिंग करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 4 नाइट्रो एनिसॉल। यस बेटा, एकदम ये भी सही है। अच्छा, एनिसॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा नोट कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगर आप ये देख रहे हैं तो OCH3 को एनिसॉल कहते हैं, OC2H5 को प्यारे बच्चों हम लोग फेनिटॉल के नाम से जानते हैं, फेनिटॉल के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसको भी नोट कर लेना। चलिए साहब, एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं एनसीईआरटी के बाहर जा ही नहीं रहा हूँ, ये भी आपके सामने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में जाकर देखना, एनिसॉल फेनिटॉल सब दे रखा है और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं। चलिए साहब, अब आया फिर एनिसॉल की रिएक्शन वो कराता है। चलिए साहब, अगले रिएक्शन की ओर देखते हैं। OCH3 एंड यहाँ पर वो CH3Cl एनहाइड्रस Cl कार्बन डाइसल्फाइड यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। एंड प्यारे बच्चों यहाँ से ये इसका Cl माइनस लेगा, CH3 प्लस बनाएगा। एंड ये जो आपके सामने CH3 प्लस है वो चूंकि OCH3 प्लस यम इफेक्ट ग्रुप रखता है यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू स्टेरिक रीजन, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है, पैरा पर कम होता है, इसलिए प्यारे बच्चों पैरा पर जाकर आपके सामने CH3 लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 मिथॉक्सी टोलुइन, यहाँ बनेगा 4 मिथॉक्सी टोलुइन का फॉर्मेशन होगा और उसने क्या दे दिया है, 2 मिथॉक्सी टोलुइन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये प्यारे बच्चों रॉन्ग है, ये प्यारे बच्चों रॉन्ग है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, अगला उसने लिया है दैट इज क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का अगेन उसने नाइट्रेशन कराया है बखूबी। चलो साहब, यहाँ पे HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहाँ हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2 प्लस मिलेगा। ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, स्टेरिक हिंडेंस पैरा पर कम होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने पैरा पर। एंड प्यारे बच्चों यानी कुल मिलाकर बात करें तो नंबरिंग करिए 1, 2, 3 एंड 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन एकदम सही है। तो देखा जाए कोशिश करी गई है ये पूरी चीजें ताकि रिवाइज हो जाए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एंड इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट आपका थर्ड होगा। हम आपके ग्लिम्स के लिए ये आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लोरोबेंजीन जो आपके सामने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर है उसमें जाएंगे गिवन पेज नंबर पर, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास है चाहे न्यू है, इनको एक बार जरूर रिवाइज करना। मैंने तो केवल 4 एग्जाम्पल लिए हैं बट यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक बार इसको जरूर देखना, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। इसी तरीके से जब आप अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में जाओगे तो वहां पर भी इस तरह के आपके सामने गिवन पेज नंबर पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्यारे बच्चों इनको एक बार जरूर देखना और साथ में कोशिश ये करना कि प्रोडक्ट का जो नाम दे रखा है उस नेम से प्रोडक्ट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे नेम भी दे रखे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, हमने एनसीईआरटी से लेने की कोशिश करी है और रिवाइज कराने की कोशिश करी है क्वेश्चन के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, alkyl chloride can be best prepared by reaction of alcohol with thionyl chloride। वेरी गुड, आपने डार्जन सिंथेसिस पढ़ा है, वही एग्जांपल है आपके सामने। अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड गिव्स साइड प्रोडक्ट गैसियस SO2 एंड HCl व्हिच आर एस्केपेबल। ठीक है, एकदम पढ़ा है कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड। क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है। थायोनिल क्लोराइड is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl. The two gaseous product are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide। अब जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन
थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों। इसकी रिएक्शन जब हमने आपके सामने थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई, ये मैकेनिज्म जो है, अगर हम विदाउट पैरिडीन बेस लेते हैं तो ये मैकेनिज्म जो चलती है प्यारे बच्चों, ये SNI मैकेनिज्म चलती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, जिसमें 100% रिटेंशन होता है। एंड प्यारे बच्चों आपके सामने प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है। क्यों प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है? बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस इन नेचर होते हैं, वो निकल जाते हैं और हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है। समझ आए प्यारे बच्चों? और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये 100% रिटेंशन के साथ, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो 100% रिटेंशन के साथ प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम पायरिडीन ले लेते हैं तो ये जो मैकेनिज्म SNI से है वो SN2 में चला जाता है, यू नो वेल। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT से, each and every questions are taken from NCERT, पूरी कोशिश करी गई है। चलिए साहब, नो एक आपके सामने कन्वर्जन है, देखिए कितने मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ आए हैं आपके सामने NCERT से। C2H5Br, तो हमने लिखा CH3 CH2Br, ये आपके सामने है C2H5Br। एल्कोहलिक KOH आपके सामने लिया है, एल्कोहलिक KOH हीट, ये आपके सामने E2 एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा पर Br और बीटा से हाइड्रोजन, यानी कुल मिलाकर आपने यहाँ से निकाल दिया HBr एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या आप बता सकते हो? जरा लिखिए अगर आप इस मैसेज को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं कि प्यारे बच्चों कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इथाइलिन बोलेंगे या इथीन बोलेंगे? जरा लिखिए आप यहां पर बेटा, इसे इथाइलिन भी बोलेंगे, इसे इथीन भी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे हमने बोला इथाइलिन, इसका कॉमन नेम है, और इथीन इसका आईपैक नेम है। इथाइन जो है, इथाइलिन अलग बात, इथाइन अलग बात। इथाइन क्या होता है? एसिटाइलिन होता है। चलो साहब, तो ये आपके सामने हमने बना दिया ए के बाद अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2CCl4, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास है लोन पेयर, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है वाया एंटी एडिशन, वाया एंटी एडिशन। एंड प्यारे बच्चों आपके सामने CH2 यहां बन गया Br, यहां बन गया Br। ना 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 ना, इसको सिन मत समझो, इसको तो मैंने डायरेक्टली लिखा है। हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री में बात करेंगे, वेस्ट डैश में बात करेंगे, फिशर में बात करेंगे, तब यस आप वहां पर एंटी की बात कर सकते हैं। चलिए, आपको थोड़ा अच्छा फील हो इसलिए मैं लिख देता हूं। चलिए साहब, आप खुश रहें, ये हमने आपके सामने बना दिया, ठीक है ना? आप दोनों तरह। अब उसके बाद क्या दिया आपके सामने प्यारे बच्चों? ये आपके सामने बन गया बी। चलो नाउ, अब इसके बाद इसने इसकी रिएक्शन करा दी KCN एक्सेस। अगर KCN एक्सेस लिया है तो ये आपके सामने होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इसके थ्रू आपके सामने, अब मैं दोनों सेम साइड में बना देता हूं, ये आपके सामने है CN, ये आपके सामने है CN। कंफ्यूज मत होना भैया कि सर ये आपको एक आपने ऊपर नीचे Br बना दिया और एक बार आपने दोनों सेम साइड बना दिया। आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ चलो, अब आप फिर देख सकते हैं कि जब हमने, ये आपके सामने क्या बन गया? ये बन गया आपके सामने C, और यहां पर आपके सामने जो मैकेनिज्म चली है वो चली है SN2। नाउ जब हमने लिया है H3O प्लस हीट एक्सेस में, प्यारे बच्चों यहां पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होती है एंड CN बदल जाता है COOH में। नाउ CH2 COOH एंड COOH, दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड एज ए सक्सिनिक एसिड। इसे नाम दिया सक्सिनिक एसिड, और ये आपके सामने बन गया डी, ये आपके सामने बन गया डी। तो प्यारे बच्चों यानी आंसर आपके सामने हो गया सक्सिनिक एसिड। अगर यहां देखो बेटा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड CH2 अगर दो है तो सक्सिनिक एसिड, अगर केवल एक ही CH2 होता तो उसे बोलते मैलोनिक एसिड, ठीक है? ग्लूकोनिक एसिड जो होता है, जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो, चाहे आपने टॉलेंस रिएजेंट ले लिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फेलिंग बेंडेड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, या फिर Br2 वाटर ले लिया, तो CHO ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड बनता है क्या है?
देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। क्या समझ में आया? एंड ऑक्जेलिक एसिड यू नो वेल, अगर दोनों CH2 को हटा दिया जाए, केवल COH रह जाए, तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द सेकंड। चलिए साहब, नाउ अच्छा क्वेश्चन है, अपने एनसीईआरटी से सारे के सारे नाम लिए गए हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या तो नेमिंग के थ्रू पूछे जा चुके हैं या तो रिएक्शंस के थ्रू पूछे जा चुके हैं, लेकिन पूछे जा चुके हैं। जैसे हमारे सामने है ये मॉलिक्यूल, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ करेक्ट मैच, इसमें से कितने मैच करेक्ट हैं उसके बारे में आपको बात करनी है। तो पहला जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है वेनिलीन, सैलिसिलडिहाइड एंड सिनेमल्डिहाइड, तो अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखते हो तो ये मॉलिक्यूल दैट इज द वेनिलीन है। देखिए बेटा, बेंजीन रिंग से CHOOH and OCH3 जुड़ा हुआ है, CHOOH and OCH3 जुड़ा हुआ है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एज द वेनिलीन। वेनिलीन में अगर हम, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा, क्या वेनिलीन न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट देगा क्या? यस देगा। क्यों देगा भैया? वायलेट कलर देगा। क्यों देगा? बिकॉज ये कैसा है? दिस इज द फिनोलिक OH, दिस इज द फिनोलिक OH। चलिए साहब, सैलिसिलडिहाइड बहुत अच्छे से आप जानते हो, CHO के बाजू में OH, या अपन बोल सकते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का आर्थो पर क्या कर दो? फॉर्माइलेशन कर दो, क्या बनता है? सैलिसिलडिहाइड। क्या बता सकते हो किस रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था? यस, राइमर-टाइमन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड में जो ये डबल बॉन्ड होता है, दिस इज द सिनेम डबल बॉन्ड, सिनेम डबल बॉन्ड। एंड प्यारे बच्चों, सिनेमल्डिहाइड जो होता है, सिनेमल्डिहाइड जो होता है वो बेयर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है। क्यों देता है बेयर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट? बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे तो आपके सामने वेनिलीन भी हो गया, आपके सैलिसिलडिहाइड हो गया, और ये PHCH डबल बॉन्ड CHCHO, दैट इज PHCH डबल बॉन्ड CHCHO, एंड ये आपके सामने मैच करेक्ट है, यानी ये मैच भी करेक्ट है, ये मैच भी करेक्ट है, ये मैच भी करेक्ट है। मेसिटाइल ऑक्साइड, मल्टीपल टाइम हमने आपको बोला है कि मेसिटाइल ऑक्साइड, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपको एकदम रट जाना चाहिए। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको रट जाना चाहिए कि जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये जो आपके सामने बना है मेसिटाइल ऑक्साइड, ये मेसिटाइल ऑक्साइड आपके सामने ये प्रोडक्ट है। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन या फिर आपके सामने है प्रोपेनोन, जब टू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मेसिटाइल ऑक्साइड। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपैक नेम भी पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ डाइल्यूट NaOH नहीं बल्कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्यों बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं? ताकि प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ाया जा सके? इसका अपना एक प्रोसीजर है प्यारे बच्चों। और बीच में जो इसका कीटोल बनता है, जो इसका कीटोल बनता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन से बनता है, तो प्यारे बच्चों, और इसमें एल्कोहल ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल, इसे बोलते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल। देखो, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए जब अपन डिस्कशन करते हैं तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आप एक केवल आपका डिस्कशन केवल क्वेश्चन और उस आंसर तक सीमित ना रहे, बल्कि उसके आजू बाजू और किस तरह से क्वेश्चंस उससे फ्रेम्ड हो सकते हैं, वो भी आप चीजें सीखें। इसलिए हो सकता है डिस्कशन का पार्ट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो अपन टिक 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 तड़तड़ तड़तड़ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एसिटोफिनॉन के साथ, प्यारे बच्चों किसके साथ? एसिटोफिनॉन के साथ, ठीक है ना। इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं एट 293 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर है, मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड है प्यारे बच्चों। तो इससे मेजर प्रोडक्ट क्रॉस बनेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे सामने कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे, उसका कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा एच, इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा एच, पानी निकालो और ये प्रोडक्ट बना लो। लेकिन प्रश्न फिर ये आएगा
कि इसमें ये सर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कर दिया, जनरली हाई टेम्परेचर पे ही एल्डोल कंडेंसेशन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ साथ एरोमेटिक रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है तो हीट की रिक्वायर नहीं होती, लो टेम्परेचर पर ही कंडेंसेशन होता है। एंड बेंजल डिहाइड और एसिटोफिनोन से बनने वाला एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है प्रोडक्ट बेंजल एसिटोफिनोन। बेंजल एसिटोफिनोन जानबूझकर इसलिए दिया ताकि आपको नाम पता चल जाए, और ऐसे रिएक्शंस जो आपके सामने हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बेंजल एसिटोफिनोन के नाम से जाना जाएगा। हमारे केमिस्ट्री लैब मैनुअल में भी इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। इनका आपको आईपैक नेम भी एक बार देखना, जरूर देखना। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको देख के लग रहा है यहाँ पर आपके सामने ये डबल बॉन्ड बना है। आप देखिए PHCH, अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर O इधर H2 लगाते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड, यहाँ एसिटोफिनॉन, बेंजल एसिटोफिनॉन। यानी कहने का मतलब, और ये आपको देख के लग रहा है किससे बना हुआ है बेटा, ये एसीटोन के, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑल मैच आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखने का प्रयास करना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो जो एसाइल क्लोराइड या एसिड डेरिवेटिव होते हैं प्यारे बच्चों, वो जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड SNAE, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। रिएक्शन जो आपके सामने, मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई साइंस का एग्जाम नहीं हुआ है अदर देन, मैं एक बात कर रहा हूं, नीट एंड जेई को छोड़ भी दिया जाए तो इसके अलावा भी जितने भी साइंस के एग्जाम हैं हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साहब, अभी रिसेंटली जेई मेंस में भी आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव की, तो SNAE दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इसे हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ मैकेनिज्म पे चर्चा नहीं करूंगा, एक लाइन में खत्म करूंगा। प्यारे बच्चों ये पोलर पाई बॉन्ड आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल है आपके सामने यहाँ। तो न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ये बॉन्ड ओपन होगा देन फिर क्लोज होगा। जब बॉन्ड ओपन होकर क्लोज होता है तो इसे बाई डायरेक्शनल एरो लगा देते हैं इस तरह से, एंड देन लीविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। तो अटैक ओपन क्लोज लीव SNAE मैकेनिज्म कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ये ऐड हो गया है, ठीक है ना, एडिशन। उसके बाद क्या है, लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एक न्यूक्लियोफाइल ने एक लिविंग ग्रुप को एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर निकाल दिया है। एंड प्यारे बच्चों ये आपके सामने दिस इज कॉल्ड, चूंकि यह सब्स्टिट्यूशन प्यारे बच्चों ये इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। एसाइल पोजीशन पर हो रहा है, एसाइल ग्रुप पर हो रहा है, इसलिए बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न ये है रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बात करें कि इस sp2 कार्बन पर जो आपके सामने प्यारे बच्चों ये हमारे सामने sp2 कार्बन है, अगर इस sp2 कार्बन पर क्या पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ, अगर इसकी पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव को बढ़ा दिया जाए, यानी इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आइए यानी लिविंग ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ध्यान देखते हैं कैसा लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस एसाइल कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को प्रभावित करेगा। तो आइए देखते हैं, हमारे सामने एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड ले रखा है। अगर बात करें तो Cl यहाँ लिविंग ग्रुप है आपके सामने, एंड यू नो वेल Cl का जो डोमिनेटिंग इफेक्ट हम देखते हैं वो -I देखते हैं। ड्यू टू -I क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्या RCO सब में कॉमन है, हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, R के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग ग्रुप से केवल देख ले रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो यह है लोन पेयर, और ये क्या शो करेगा, +M इफेक्ट शो करेगा। +M इफेक्ट शो करने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा, इस sp2 कार्बन पर कम होगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो +M है
क्या ये लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है? क्या दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, यानी किस में जा रहा है? ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है, प्लस एम तो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ के लोन पेयर को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये केवल एक ही डायरेक्शन में प्लस एम दिखा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो आपके सामने एनहाइड्राइड और एस्टर में बात करें तो इससे ज्यादा प्लस एम ये वाला होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो और भी ज्यादा कम होगा। लेकिन OR और NH2 की बात करें तो जो यहाँ का प्लस एम है वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज नाइट्रोजन की EN ऑक्सीजन से कम है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, प्लस एम स्ट्रांग होता जा रहा है, और प्लस एम स्ट्रांग होने से इस sp2 कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। एक ही जगह ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बाकी सब जगह पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा। उसके बाद क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगी कि नहीं? एसाइल क्लोराइड है क्या ये आपके सामने एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड का एग्जाम्पल हो गया क्या? एकदम हो गया। तो ये आपके सामने होता है प्यारे बच्चों ऑर्डर, यानी सबसे पहले एसाइल क्लोराइड, एसिड हैनाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। तो अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है एसाइल क्लोराइड, एसिड हैनाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। एमाइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना? अरे बेटा ये इतने ज्यादा हैं कि आप इनको बोल सकते हो एसाइल क्लोराइड को, दिस इज कॉल्ड एज किंग ऑफ SNAE, किंग ऑफ SNAE, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्या इतने मेरी बात आपको क्लियर हो गई है प्यारे बच्चों? बोलो बोलो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर किया। अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके सामने हम लेकर आए। अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, फ्रॉम द विटामिन, वाह वाह क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अभी ये क्वेश्चन जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द विटामिन A, B1, B6, B12, C, D, E and K, the number of vitamins that can be stored in our body, जो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो यू नो वेल कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, हाँ अरे एकदम तुम सही लिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? A, D, E एंड K, या डे का पढ़ सकते हो, DE की है, डे का पढ़ सकते हो। ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे B कॉम्प्लेक्स हो गए या C हो गया, ये जो होते हैं ये आपके सामने वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो हमें इनको बार बार लेना पड़ता है। किंतु परंतु लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्टेटमेंट सुनना। Vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in water or fat. Fat soluble vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are kept in this group. These are vitamin A, D, E and K. They are stored in liver and adipose, that is fat storing tissue. यानी चार तो ऑप्शन हमें पता चल चुके हैं। Water soluble vitamin, B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamin must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored in our body. लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, एक्सेप्ट क्या लिख रहा है? एक्सेप्ट क्या लिख रहा है? एक्सेप्ट विटामिन B12। तो यहां से ये और यहां से ये स्टोर किए जा सकते हैं। तो अब भैया ऑप्शन देख लो, तो हमारे सामने कौन सा आ गया बताइए? जिसको जिसको हम स्टोर कर सकते हैं उसको सर्कल बना देते हैं। क्या ए वाला स्टोर हो जाएगा? हो जाएगा। B1 नहीं, B6 नहीं, B12 हाँ भैया अभी पढ़ा, एक्सेप्ट B12 लिखा है। C नहीं, D यस, E यस, और क्या आ गया आपके सामने? K आ गया। तो अब बताइए कितने हो, काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? B12 से गलती हो सकती है, B12 जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है। NCERT की पूरी लाइन है, गिवन पेज नंबर पर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच
कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने ये बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जी जुड़ा है, अगर ये आपके सामने -m टाइप का ग्रुप हो, -m टाइप का ग्रुप हो, बहुत ध्यान सुनना, या फिर हम बोल सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग वाला हो, बहुत ध्यान सुना, मेटा डायरेक्टिंग हो। मेटा डायरेक्टिंग और कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर आपके सामने NH3+ आ जाए, अगर आपके सामने NR3+ आ जाए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पर केवल लगता है ओनली -I, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, या ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जो -M वाला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज जो कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें चाहे अगर वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर दूं, चाहे मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर दूं, RCO+, जो कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो ये तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ऊपर से आपने रिंग को डीएक्टिवेटेड कर दिया है, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटेड कर दिया है, तो उससे क्या हुआ, ये भी वीक, रिएक्शन ही नहीं होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एनिलीन, और इसकी रिएक्शन अगर हमने आपके सामने कराने की कोशिश करी, CH3Cl AlCl3 लुईस एसिड है और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। प्यारे बच्चों, AlCl3 को काम दिया गया था कि आपको हैलाइड कंपोनेंट से हैलोजन हटाना है, कार्बन पे पॉजिटिव लाना है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका नजरिया बदल गया, इसने कहा मुझे तो बेस दिख रहा है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और इस एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण, ध्यान से सुना, इसने अपना लोन पेयर दे दिया है, शेयर कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या ये भी डीएक्टिवेटेड रिंग बन गया, और डीएक्टिवेटेड रिंग देने के कारण प्यारे बच्चों यह भी आपका FCR नहीं देता है। तो एनिलीन FCR क्यों नहीं देता? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ आपके सामने सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वाया एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ भी आपके सामने डीएक्टिवेटेड रिंग दिख रहा है, और ये भी आपके सामने कैसे हैं सब, दिस इज द डीएक्टिवेटेड रिंग। कौन से डीएक्टिवेटेड रिंग, ये भी डिपेंड कर रहा है, मैंने आपके सामने लिखा है कैसे डीएक्टिवेटेड रिंग बेटा, हाँ ध्यान सुनना, -M वाले या फिर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बिकॉज क्लोरोबेंजीन -I उसका ज्यादा होता है +M से, वीक डीएक्टिवेटिंग होता है, क्लोरोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है। अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आपसे बात करें तो क्या कह रहा है आपके सामने, टॉल्विन कैन नॉट पूछ रहा है, टॉल्विन देगा, CH3 का +H इफेक्ट देता है, देगा। नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा भैया, NO2 -M वाला ग्रुप है। जाइलिन 2 CH3 लग जाते हैं, कोई बात नहीं, रिंग एक्टिवेटेड है, 2 CH3 लग रहे हैं, 2 का +H लग रहा है, देगा। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल ग्रुप यस, अल्फा H है, +I भी लगाएगा और +H भी लगाएगा, यस। क्या प्यारे बच्चों, एकदम +H। क्यूमीन आपके सामने क्या है, क्यूमीन इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है CH3 एंड CH3, याद करो, O2 एयर के साथ रिएक्शन करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, फिनॉल एंड एसीटोन, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपके सामने करेगा रिएक्शन। एनिलीन, एनिलीन साफ हो गया। क्लोरोबेंजीन, यस क्लोरोबेंजीन करेगा। मेटा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो ग्रुप भी लग गया, डीएक्टिवेटेड, NH2 भी है, नहीं साहब ये भी नहीं करेगा। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, 2 NO2 ग्रुप लग गए, ज्यादा डीएक्टिवेटेड, 2 -M लग गए, भाई साहब ये भी नहीं करेगा। तो देखा जाए कैन नॉट में पूछा है तो आपके सामने कट कहाँ किया, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। तो आपके सामने जैसे कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जल्डाल मेथड से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन प्यारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्डाल्स मेथड द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम, यानी W दे रखा है 0.5 ग्राम, ammonia evolved from 0.5 gram of the compound in Geldar's estimation of nitrogen neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4। तो यानी H2SO4 की अगर हम बात करें तो हम H2SO4 में वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी फैक्टर यूज करते हैं, इक्विवेलेंट के टर्म में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ml दिया है तो 10 दे रखा है वॉल्यूम, एंड मोलर दे रखा है तो वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 होता है, ठीक है ना। तो अपन मोलर को नॉर्मल में चेंज करेंगे तो 1 × 2 और ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 20, ये वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 20। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हो, डिराइव्ड किया गया है, क्लास में डिराइव्ड किया गया है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड Nb इनटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस क्वेश्चन में केवल उसने H2SO4 की बात करी है, लेकिन अगर H2SO4 के साथ साथ वो NaOH की बात कर देता है तो Nb की जगह हो जाता है N1B1 माइनस N2B2, जहां N1B1 आपका रिप्रेजेंट करता है H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट और N2B2 रिप्रेजेंट करता है NaOH का मिली इक्विवेलेंट। तो दोनों का डिफरेंस हमें Nb रखना होता है, क्योंकि NaOH यहाँ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो अमोनिया इसमें इवॉल्व होती है उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने में H2SO4 क्या हो गया है, टाइट्रेट करने में क्या हो गया है, खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। जो बचा होता है उसको वापस से बैक टाइट्रेट करने के लिए हम NaOH यूज करते हैं, लेकिन चूंकि नहीं बचा होगा इसलिए NaOH का उसने नाम नहीं लिया है। तो चलिए साहब अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू यूज्ड मोल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज 20 × 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 दे रखा है। बड़ी आसानी से, आप तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए और ये जाएगा 4 टाइम एंड दिस वैल्यू बिकम्स द 56%। तो आंसर आपके सामने हो गया, दिस इज द 1। साथ में आपको ये भी रिवाइज कर लेना चाहिए अभी के अभी कि जल्डाल मेथड जो होता है प्यारे बच्चों, जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप है आपके सामने, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग। तो आपके सामने नाइट्रो हो गया, एजो हो गया, या एजॉक्सी भी हो गया, एजो में जो लगाया ऑक्सी नाम हो गया एजॉक्सी, या नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग पैराडीन हो गया, क्विनोलिन, नेप्थलीन से यहां से कार्बन हटाओ नाइट्रोजन लगाओ बन गया क्विनोलिन। और अगर हमने नेप्थलीन से यहां से कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगाया दिस इज कॉल्ड एज आइसोक्विनोलिन। प्यारे बच्चों ये कंपाउंड्स जल्दाल मेथड से हम क्या करने, ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा क्यों नहीं कर सकते? एज नाइट्रोजन, बिकॉज बेसिक्स क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट बनना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, एज नाइट्रोजन of these compound does not change to ammonium sulfate under these condition। ये अमोनियम सल्फेट में असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, ऐसे ट्रू फॉल्स भी बन सकता है और एनसीईआरटी की लाइन है ये। तो वो अमोनियम, ये कंपाउंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाते हैं, और नहीं बना पाने के कारण प्यारे बच्चों इनको जल्दाल मेथड में हम यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो आपका रिवीजन, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, आप जितना ज़्यादा चीज़ें सुनेंगे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा है, अभी देखते हैं स्टेटमेंट सही है गलत है। स्टेटमेंट 2, द वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो क्यों यूज हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या जरूरत पड़ी? अगर दो लिक्विड हैं उनको सेपरेट करना है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर रहे थे,
लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो प्यारे बच्चों इस केस में हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी 2 or more volatile liquids having boiling point close to each other, simple distillation cannot be used in this case। जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन एंड मिथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन, बहुत क्लोज है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिकॉज इतने क्लोज होते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में तो क्या है, जब एक का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो एक उड़ जाता है, दूसरा भी नहीं उड़ता है। जब दूसरा अचीव करता है अपने बॉइलिंग पॉइंट में तो वो एवापोरेट होता है। चलो साहब, हम उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, कंडेंस करके हम उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या, इतने क्लोज होने के कारण प्यारे बच्चों ये लगभग दोनों ही क्या है, इवापोरेट होने लग जाते हैं। इसीलिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम क्यों आया, ड्यू टू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये जो आपके सामने है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये आपका सिंपल पैक्ड कॉलम हो सकता है या फिर आपका बबल प्लेट कॉलम हो सकता है। क्या रीजन है इसका, कॉलम क्या करता है यहाँ पे, प्यारे बच्चों एक बात सोचो, इस यही है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही वाला पार्ट इसको आपके सामने दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन से क्या करता है, सेपरेट करता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात सुनो, थोड़ा सोचो, अगर मान लीजिए ये पाथ एकदम सीधा होता और ये पाथ आपके सामने स्पाइरल है, बताओ ज्यादा टाइम लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ वेपर कहां ज्यादा रहेगा, क्या ये डायरेक्टली बहुत आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन यहां ऊपर पहुंचने के लिए क्या इसको टाइम लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा समय तक हमें लिक्विड को वेपर फेज में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रखना है ताकि हीट एक्सचेंज, ग्रेटर हीट एक्सचेंज हो सके। कैसे, आइए ध्यान से समझते हैं। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है जो हमने आपके सामने बता दिया है, जो कि हिंडर्ड आपके सामने मूवमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उसी में ज्यादा देर तक फंसा रहे और क्या हो, हीट एक्सचेंज के लिए आपका सरफेस प्रोवाइड कर सके। नाउ प्यारे बच्चों ये ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से कम है, थोड़ा सा ही कम है। चलो साहब, हमने इसको हीट करना शुरू किया, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को रिकॉर्ड करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही मैंने हीट दिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ, ये उड़ने लगा, ये उड़ने लगा और उड़कर ऊपर पहुंचने लगा। अब एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बताना वो कहां होगा, ऊपर जो वाष्प होगा क्या वहां पर वो रिच होगा लो बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहां पे अगर एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो लिखा है वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद, दो पॉइंट आएंगे, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉल बैक इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक स्टेटमेंट उसने ये यूज किया है। और दूसरा, on reaching the top the vapors become pure in low boiling point component and pass through the condenser and the pure liquid collected in a receiver। अब इन दोनों स्टेटमेंट को समझना, ए उड़ रहा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ऊपर कंटेंट जो रिच होगा वो लो बॉइलिंग पॉइंट का होगा कि हाई बॉइलिंग पॉइंट का होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट का होगा। तो यही तो बोल रहा है, ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन सुनना। स्टेटमेंट 2, द वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन, ये क्या लिख दिया, हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। भैया हाई नहीं होता, यहां पे होगा लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। यानी स्टेटमेंट 2 तो क्या है, ये क्या है आपका रॉन्ग है। अब स्टेटमेंट 1 को बहुत ध्यान से समझना, बेहतरीन लाइन आपके सामने एनसीईआरटी ने लिखी है, इसको समझाने का प्रयास मैं यहां करता हूं, सुनना ध्यान से। तो ये ध्यान सुनना, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सर जो टॉप पर पहले पहुंच गया है, जो टॉप पर पहले पहुंच हुआ है उसको पहले कंडेंस होना चाहिए। तो यानी कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस पहले बोल रहा है, हायर बॉइलिंग पॉइंट तो बाद में उड़ेगा, वो पहले कंडेंस कैसे हो सकता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी ए वाला पहले उड़ा। अब सुनो, जैसे वो कंडेंस होने की सोच भी रहा था, क्या उसी तरह बी वाला भी पीछे से उड़ रहा था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत क्लोज होने के कारण ए उड़ेगा तो उसके पीछे पीछे बी भी उड़ेगा। अब जैसे बी उड़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, बी वाले का, टेम्परेचर ज्यादा किसका है, बी वाले का, ए वाला बी वाले से टकराएगा, किसमें,
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। अब उससे क्या होगा, बी वाला अपना हीट एक्सचेंज करेगा ए वाले को, तो ए वाला जो कंडेंस होने की सोच रहा था वो फिर से उड़ने लग जाएगा। लेकिन इसने अपना हीट किसको दे दिया, ए वाले को दे दिया। ए वाले को दे दिया तो प्यारे बच्चों ये जो तुम्हारा बी वाला है ये वापस से ये देखो बेटा, ये ए वाला, यहाँ ए वाला था, ये बी वाला हीट एक्सचेंज हो रहा है, इसने अपना हीट इसको दे दिया, अब ये उड़ने लग गया और बी वापस से कंडेंस होकर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ गया। अब मेरे बात ध्यान समझना, स्टेटमेंट सुनो क्या कह रहा है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, बी वाला कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ए वाला, एंड फॉल बैक इनटू डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वापस इसी में आ जाता है, बिकॉज बी वाले ने अपना हीट एक्सचेंज किसको कर दिया, ए वाले को कर दिया, तो ए वाला वापस उड़ने लगा। पहले कौन बताइए कंडेंस हुआ, बी वाला। पहले कौन कंडेंस हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। ये स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद ए वाले को यहां पे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो पहले कंडेंस कौन हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था कि बॉइलिंग पॉइंट कम था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। ये बेहतरीन स्टेटमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, मैंने बोला भी था क्लास में पढ़ाते समय कि मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और ये आपके सामने अभी जेईई मेंस में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है अप्रैल 2026 में। तो प्यारे बच्चों, यानी अब स्टेटमेंट सुनो, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए साहब, मैंने कोशिश करा है थोड़ा सा, और ये भी याद रखना कि ये जो आपके सामने इवापोरेशन कंडेंसेशन होता है, इस सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड एज, इसे अपन थ्योरेटिकल प्लेट के नाम से जानते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल और पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है, टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो आपके सामने कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेंस में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट होने के कारण, क्वेश्चन तो इजी है बट इंपॉर्टेंट होने के कारण मैंने आपसे पूछा है। ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने दिया है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड। एक्राइल एल्डिहाइड, और एक्राइल एल्डिहाइड को हम लोग एक्रोलीन के नाम से भी जानते हैं। और हमें जब किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर बात करनी होती है तो सिंप्लीफाइड करने के लिए हम उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ओ, सी, ई एंड डी। आप याद कर सकते हो, ओ सी एजुकेशन, ओ सी ई डी, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट की। कंप्लीट ऑक्टेट आर एस आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर एस। सबसे पहले हम लोग बात किसी करते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज हम ऑक्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले ऑक्टेट की बात करते हैं। उसके बाद अगर ये वाला रूल नहीं लगा तो अगला रूल आता है, सी मतलब चार्ज एंड अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड आरएस आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड आरएस। मान लो इससे भी आपका आंसर नहीं आया, तब ई पर आओ, ईएन फैक्टर। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन इज मोर स्टेबल। अगर मान लो इससे भी नहीं आता है आपका आंसर, तो डी मतलब डिस्टेंस फैक्टर, मतलब लेस डिस्टेंस आर सेपरेशन between opposite charge or unlike charge and more distance or separation between like charge or similar charge are more stable। इसको ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो ये अगर देखें तो इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट और अदर देन हाइड्रोजन जो एटम है उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यानी ये आपके सामने कंप्लीट ऑक्टेट आरएस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके सामने बना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपके सामने, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपके सामने पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, यहाँ भी आपके सामने नजर आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यानी जो सेकंड और थर्ड है ये आपके सामने इनकम्प्लीट ऑक्टेट आरएस है, और ये भी आपके सामने इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसे हमने बोला है आईओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट आरएस है। अगर इसकी बात करें कंप्लीट ऑक्टेट आरएस है, कंप्लीट ऑक्टेट आरएस के साथ साथ ये आपके सामने और भी चीज़ें बोल सकते हो। ये आपके सामने सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके सामने कौन सा हो गया, हमारा आंसर तो यहीं से आ गया कि 1 इज मोर स्टेबल बिकॉज कंप्लीट ऑक्टेट आरएस देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट आरएस। चलो साहब, अब उसके बाद ये दोनों को देखो,
अब दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं, तो अब क्या चार्ज को देखें। चार्ज की बात करें तो ये भी आपके सामने चार्ज है और ये भी आपके सामने चार्ज है। यहां से भी जवाब नहीं आ पा रहा है, यहां से भी जवाब नहीं आ पा रहा है। अब कैसे देखें, अब ईएन फैक्टर देखते हैं। ईएन फैक्टर देखते हैं तो हमें यह पता चल गया कि प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम, ऑन मोर ईएन एटम, केवल इतने से काम नहीं चलेगा बेटा, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, with incomplete octet is highly unstable, is highly unstable। और यह आरएस कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, इसे बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट आरएस, इनसिग्निफिकेंट आरएस के नाम से जानते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो ऑर्डर आपके सामने बन चुका है, ऑर्डर आपके सामने ये बन गया, तो आंसर आपके सामने चला जाएगा 1, 2 एंड 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये कंप्लीट ऑक्टेट आरएस है। हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो इतने से आंसर हमारा आ गया। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल कहाँ से है? ये हमारे एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल लिया गया है, जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस क्वेश्चंस का हमने सिलेक्शन किया था आपको सही लगे होंगे, एंड पूरा एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया। हमारा पर्पज ये होता है, हमारा उद्देश्य होता है, हम अनअकैडमी के एडुकेटर्स का ये उद्देश्य होता है कि हम क्वेश्चंस के भी थ्रू आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवाइज कर सकें। तो भले ही क्वेश्चन 15 थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोर देन 15 क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चला होगा। इससे और भी तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में पता चला होगा। समय धीरे धीरे आपका आगे बढ़ रहा है और आपको अपने मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो दिमाग में एकदम पॉजिटिव सोच लेना है, पॉजिटिव सोचना है। कोई निगेटिव थॉट किसी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए कभी नहीं रखना है। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, ऊपर वाले का ध्यान रखिए, और अपने आप से एक प्रश्न करिए, हमें क्यों निगेटिव सोचना है? हम क्यों सोचें कि अभी हमारा इतना ज़्यादा सिलेबस बचा है? हाँ, हम अगर सोचते हैं सिलेबस ज़्यादा बचा है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पे आना चाहिए। ठीक है, हम बचे हुए टाइम में उस टाइम को ऐसे ओरिएंट करेंगे ताकि हम उस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, रिवीजन पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हम अनअकैडमी के किसी भी एडुकेटर से आप मिलिए, हमसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को हमारे सामने रखिए और रिलैक्स होकर जाइए और पढ़ाई करिए। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना? कहते हैं ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, और मंजिल खुद ब खुद मेरी तरफ आती चली गई मेरा हौसला देखकर। तो प्यारे बच्चों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए, आगे और भी पेपर होते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।